Sure. Hmm. ISC 2024 कर लिया था हमने ना, नहीं किया था अभी। अच्छा, ये वाला रे डायग्राम कर लिया था ना, प्रिज्म वाला किया था क्वेश्चन। ठीक है। ISC 2024। So 3 mark question. A student is performing experiment. Read करो इसको, आंसर करो। The student respond to each instruction per understanding of the experiment. State whether the student's response is correct or incorrect. Give a response. Give a response if correct or incorrect. Examiner. Image formed by the lens is magnified. Reduce the size of image. Student moves the lens towards the object pen. ऑब्जेक्ट को लेंस की तरफ मूव करोगे तो साइज का, इमेज साइज बढ़ जाता है। ये तो करेक्ट हो गया। एंड देन सेकंड वन इज प्लॉट ए ग्राफ 1/v वर्सेस 1/u, एंड स्टूडेंट टेक्स 1/v ऑन y एक्सिस एंड 1/u। तो यही होता है ना उस एक्सपेरिमेंट में। हम्म। यू की हम वैल्यू पता है, मैं वाई वी की वैल्यू अपने आप फोकल लेंस के फॉर्मूले से डिसाइड होती है। तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जनरली उसको हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं। सो दिस इज इंडिपेंडेंट, and the value of v depends upon the value of u and focal length. So dependent variable हमेशा y axis पे लिया जाता है। तो ये भी करेक्ट है। थर्ड वन इज राइट द रिलेशन बिटवीन द ऑप्टिकल पावर एंड फोकल लेंथ। हाँ, एंड दैट टू 1/f when f is in मीटर। हम्म। नहीं, सेंटीमीटर में मुझे 100 आएगा यहाँ पे। 1/f when f is in मीटर, और 100/f when f in सेंटीमीटर। जैसे सपोज किसी का फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है, तो उसका पावर हो जाएगा 100/50, दैट इज 2 डायोप्टर। अगर तो मीटर में लोगे तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। 1/f इन मीटर, दैट इज 1.5, 1/0.5, एंड दैट इज ऑल्सो 2 डायोप्टर। तो इसके दो करेक्ट हैं, बाकी दो इनकरेक्ट हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो अब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2024 ISC ओनली, इट्स 5 mark क्वेश्चन। There are two types of option optical instruments, microscope and telescope. Passage है basically. Rohit observed the launch of Chandrayaan 3 with the help of an optical instrument. Obviously बात है, चंद्रयान की लॉन्चिंग अगर आप देख रहे हो तो हैज टू बी टेलीस्कोप ओनली। ठीक है। State any one advantage of reflecting telescope over refracting telescope. You know this. हाँ, यस। रिफ्लेक्टिंग का ऑप्टिकल, एक तो वो एबेरेशन नहीं होता ना, इसमें क्रोमैटिक एबेरेशन नहीं था बिकॉज मिरर यूज होता है रिफ्लेक्टिंग में। ठीक है, सो नो क्रोमैटिक एबरेशन। दूसरी बात, इसकी जो रिजॉल्विंग पावर है एज वेल एज द मैग्नीफाइंग पावर इज वेरी हाई कंपेयर टू रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। दो एडवांटेजेस के हैं। नेक्स्ट पार्ट इज थर्ड पार्ट, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। माइक्रोस्कोप, यस।
वैसे तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज होता है काफी, इसकी मैग्नीफाइंग ज्यादा होती है, बट यू कैन राइट माइक्रोस्कोप ओनली, चल जाएगा। माइक्रोस्कोप यूज फॉर स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। व्हाट इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू फॉर्म एन लार्ज इमेज कॉल्ड? मैग्नीफाइंग पावर और मैग्निफिकेशन, ठीक है। सो एबिलिटी ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू फॉर्म एन लार्ज इमेज कॉल्ड मैग्नीफाइंग पावर ऑफ और मैग्निफिकेशन। मैग्नीफाइंग पावर वुड बी a better word, बिकॉज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा है ना, तो मैग्नीफाइंग पावर। What is the difference between a compound microscope and an astronomical telescope? Refracting type as far as their lenses are concerned. Yes. हाँ, तो हम दोनों के आईपीस की बात करें पहले, तो आईपीस किसका बड़ा होता है साइज में? हम्म तो लार्ज इन इन केस ऑफ माइक्रोस्कोप, और अपर्चर है ना, लार्जर अपर्चर और डायमीटर। और व्हाट अबाउट ऑब्जेक्टिव? लार्ज इन द केस ऑफ टेलीस्कोप। उसका रीजन भी है, बिकॉज ऑब्जेक्ट इज वेरी फार ऑफ, सो वी वांट दैट मैक्सिमम लाइट शुड एंटर इन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेलीस्कोप। इसके अलावा वैसे तो ये 1 मार्क का ही पार्ट है, अगर तुम चाहो तो ये भी फोकल लेंथ के बारे में इन्फो दे सकते हो। फोकल लेंथ ऑफ आईपीस एज वेल एज ऑब्जेक्टिव इन केस ऑफ माइक्रोस्कोप छोटी होती है, कम होती है। इन केस ऑफ ऑब्जेक्टिव उसकी बड़ी होती है। ऑब्जेक्टिव टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ बड़ी होनी चाहिए। देन सीबीएसई 2024 पे आ जाओ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद 10 नैनोमीटर कॉल्ड। मैंने कहा था ये याद करना पड़ेगा तुम्हें। 10 नैनोमीटर अगर किसी की वेवलेंथ है तो वो यूवी क्या होगा? हम्म यूवी यूवी। बिकॉज विजिबल लाइट का तो मैंने बताया था, रेड इधर होता है 8000 एंगस्ट्रॉन्ग टू 4000 होता है, तो दिस इज विजिबल लाइट। दिस इज बेसिकली नैनोमीटर में कितना हो गया? 400 नैनोमीटर। दिस इज 800 नैनोमीटर। तो ऑब्वियस सी बात है इसी साइड में जाएगा। विजिबल के बाद क्या आता है? ये वॉयलेट होता है, ये रेड होता है। इधर इंफ्रारेड आएगा, ये दिस इज अल्ट्रा वायलेट, देन एक्स एंड देन गामा। तो 400 नैनो, ये 10 नैनोमीटर है। तो अब देखो एक बार चेक कर लो, एक्सरे तो नहीं है कहीं? बिकॉज गामा भी हो सकता है, आई डोंट नो, मेरे को याद नहीं है सारा। तो यूवी 400 से 10 आ रहा है, तो मेरे यूवी तो नहीं होना चाहिए। एक्स या एक्सरेज या गामा रेज में से कुछ होना सकता है, देखो चेक करो। यूवी है, ठीक है, तो इट्स यूवी। तो या तो फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ, दोनों में से एक चीज तुम्हें याद करनी पड़ेगी, एंड देन यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला टू गेट द आंसर। एफ पता है तो लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा पता है तो एफ पता आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन a मीडियम डिपेंड? स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फॉर्मूला होता है 1 बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, है ना। किसी और मीडियम में ये बन जाता है म्यू एंड एप्सिलॉन। So it depends upon mu, it depends upon epsilon. What is mu? Mu is permeability of the medium, है ना। तो एक फैक्टर हो गया permeability of the medium, लिख लेना। Of medium, and what is epsilon? Sorry, epsilon is permeability ना। हाँ, नहीं नहीं, रिफ्रैक्ट इंडेक्स नहीं है ये, इट इज ये वाला म्यू नॉट है ये। तो एप्सिलॉन इज परमिएबिलिटी, म्यू इज परमिटिविटी, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था ना हमने।
उन दोनों पे डिपेंड करता है ये। इट इज परमिटिविटी। इट डिपेंड्स अपॉन परमिटिविटी एंड permeability. And in fact, mu is mu r and into mu naught. Epsilon is epsilon r into epsilon naught. तो वैक्यूम में तो ये फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट का, मीडियम में ये फॉर्मूला बन जाता है। म्यू एप्सिलॉन। सो स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम डिपेंड्स अपॉन परमेबिलिटी और परमिटिविटी। अगर तुमने सपोज ये भी लिख दिया रिलेटिव परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिबिलिटी, तब भी मार्क्स मिलेंगे। Sketch a schematic diagram depicting the electric and magnetic field of an electromagnetic wave propagating along z axis. अब E C एंड B में एक रिलेशन होता है डायरेक्शन वाइज ऑल्सो। वैसे फॉर्मूला वाइज तो ये होता ही है, E is equal to B cross C. ये याद कर लेना। V क्रॉस। B इससे cross C. हम्म इससे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। दिस इज मैग्नीट्यूड वाइज डायरेक्शन। ये देखो तो मतलब क्रॉस प्रोडक्ट से मैग्नेटिक फील्ड्स राइट हैंड से बी से सी की तरफ जाओगे तो ई आना चाहिए। इसमें इतना दे रखा है कि जेड एक्सिस की तरफ वेव प्रोपोगेट कर रहा है। तो मैं पहले राइट हैंडेड सिस्टम बनाता हूँ। राइट हैंड सिस्टम का मतलब है अगर राइट हैंड के फिंगर्स को तुम एक्स से वाई ले जाओगे तो जेड आएगा थम। तो एक्स टू वाई थम इधर आ रहा है तो मतलब एक्स ऊपर होना चाहिए यहाँ पे, और वाई ऐसा होना चाहिए। ठीक है, वाई बाहर की तरफ है। एक्स टू वाई दिस वुड बी जेड एक्सिस। अब देखो क्या होगा, वेव को प्रोपेगेट कराना है इधर। अब दूसरी बात, ये डायरेक्शन स्पीड ऑफ प्रोपगेशन की है, जेड डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट कर रही है, इधर वेव जा रही है। तो बी क्रॉस सी मतलब बी से अगर हम सी की तरफ फिंगर्स ले जाएं तब इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो अगर मैं बी को वाई एक्सिस पे ले लेता हूं तो बी क्रॉस सी का मतलब अपवर्ड वुड बी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दिस वुड बी इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ये उसके परपेंडिकुलर होगा, दिस वुड बी द magnetic field and this is wave propagation. Electric field along x axis, magnetic field along y axis. इसमें एक और कर लेते हैं। अगर सपोज वेव प्रोपगेशन है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एक्स वाई जेड बनाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा और मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा देखो जरा। सी हमें पता है बी टू सी, तो बी बाहर के बी टू सी करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस बार वाई वाई हो जाएगा ना। हाँ नहीं, राइट हैंडेड सिस्टम होना चाहिए हमेशा। एक्स से वाई जाओगे तो थंब बाहर है, जेड ये है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया ना वाई की तरफ। तो दिस टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस, magnetic field along z axis. So electric field, magnetic field, they are perpendicular to each other as well as to the propagation of wave. Next, the magnifying power of a compound microscope is negative. ये तो आती है, नेगेटिव आती है पावर, फाइनल इमेज इन्वर्टेड होती है ना, तो नेगेटिव आएगी मैग्नीफाइंग पावर।
द फाइनल इमेज इज इरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, ये गलत है, बिकॉज द फाइनल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, इसीलिए माइक्रोस्कोप में मैग्नीफाइंग नेगेटिव आती है. सो मतलब स्टेटमेंट पहला, ए इज करेक्ट, बी इज इनकरेक्ट. ठीक है, ए करेक्ट है, बी इनकरेक्ट है. अनन्या, हो गया तुम्हारा एग्जाम? यस सर. मार्क्स सब मिलेंगे? सर मिल गए मतलब. मिल गए? कितने बेटर है पहले से? सर मतलब थोड़े बहुत हाँ. इम्प्रूवमेंट है ना लेकिन? यस सर. सर अभी एक रिवीजन टेस्ट किया था स्कूल में कल, बुक 2 का. कैसा हुआ? वो तो ठीक हुआ. ठीक है, हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक, डोंट वरी. अब वेव ऑप्टिक्स हम कर चुके हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन वेव ऑप्टिक्स पे है, वो हमने कर लिया था पहले ही. नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट पेज पे. सीबीएसई 2024. ए कॉन्वेक्स लेंस हैज अ फोकल लेंथ 10. फाइंड इट्स फोकल लेंथ व्हेन इट्स इन इमर्स इन लिक्विड. कर लो जल्दी से. नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल है. सीबीएसई 2024. लेंस, उसका मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है म्यू, उसने लिखा है एन, ले एन दिखा है, हम म्यू ले लेते हैं 1.52. इसकी फोकल लेंथ एयर में दे रखी है. म्यू ऑफ द मटीरियल ऑफ द लेंस इज 1.52. फोकल लेंथ इन एयर इज बिन गिवन, कितना दे रखा है? 15 सेंटीमीटर. उसके बाद इसको हमने इन्हें लिक्विड सबमर्ज कर दिया. उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.62. और हमें 1.65. 65, ओके. इसका फोकल लेंथ निकालना है, कर लो. ये क्वेश्चन बहुत बार हो चुके हैं. यू नो विच फॉर्मूला टू बी यूज्ड. अनन्या, पता ना कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? लेंस मेकर फॉर्मूला. तो पहले एयर में 2 बार फॉर्मूला यूज कर लो, फिर डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा. एक बार एयर है सराउंडिंग मीडियम, एक बार सराउंडिंग मीडियम इज लिक्विड. इन एयर यूज करोगे तो 1/15. म्यू टू मटीरियल लेंस होता है हमेशा 1.52/1 एयर का, इंटू 1/r1 -1/r2. चाहो तो यहाँ से 1/r1 -1/r2 निकालो, अदरवाइज डिवाइड कर दो तब भी आंसर आ जाएगा. इन लिक्विड 1/f, एफ एल लिया था मैंने इसको. इट इज 1.52. सराउंडिंग मीडियम इज लिक्विड 1.65. 1/r1 -1/r2. दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, 1/r1 1/r2 कट जाएगा. नेगेटिव पॉजिटिव? नहीं, नेगेटिव आएगी. तुम जल्दबाजी कर रहे हो. जब भी सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, द लेंस वुड बिहेव अदर वे अराउंड.
FL/15 जाएगा 0.52 इंटू 165 डिवाइडेड बाय कितना हो गया, -13। क्या आएगा, इसका डेसिमल हटा के 100 नीचे लिख लो, ये हो जाएगा 4। 4 से इसको काट दो, 25। FL आ गया। हम्म 165/25 -99 है ना। तो इट इज, जब भी तुम किसी लिक्विड में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है ना, हमेशा याद रखना फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, और द लेंस वुड बिहेव अदर वे अराउंड। ये कॉन्वेक्स लेंस था, कन्वर्जिंग लेंस था, इट हैज बिकम नाउ डाइवर्जिंग लेंस। ये हो गया, सिर्फ बढ़ जाती है। और वॉट, और अगर लेंस के मटेरियल का फोकल लेंथ 1. म्यू 1.5 है, वाटर का 4/3 दिया हुआ है, तो वाटर में फोकल लेंथ हमेशा 4 टाइम्स दैट ऑफ एयर हो जाती है, चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो। लेकिन उसके लिए मटेरियल ऑफ लेंस का फोकल लेंथ होना चाहिए 1.5, और वाटर का 4/3 लेंगे, ठीक है। तो फोकल लेंथ का बढ़ने का मतलब इट हैज बिकम लेस कन्वर्जिंग, उसकी मैग्निफ, हाँ, ऑप्टिकल पावर कम हो गई। तो पी है ना, ऑप्टिकल पावर वो कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, ये भी CBSE 2024 का क्वेश्चन है। When a ray of light propagates from a denser medium to rarer medium, it bends away from the normal, पता है सबको। When the incident angle is increased, the refracted ray deviates more right from the normal. For a particular angle of incidence, the denser medium, the refracted ray just grazes the surface, मतलब critical angle हो गया वो। The angle of incidence is called critical angle, right? For for a ray incident at critical angle, the angle of reflection is, देखो उसको समझो, ये डेंसर मीडियम है, ये सपोज ऑब्जेक्ट है, यहाँ से रे चल रही है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, दिस इज रेयर मीडियम, दिस इज डेंसर मीडियम। तो रेयर टू डेंसर इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, R1 हो गया, दिस इज I1। अगर तुमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा दिया, I2 इज मोर देन, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ जाएगा, ठीक है। और लेकिन अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस तुम बढ़ाते जाओगे तो एक पर्टिकुलर एंगल पे ये हो जाएगा 90 डिग्री, एंड दिस इज द क्रिटिकल एंगल, राइट। ये ग्रेस करती हुई रे जा रही है। तो उसने, ये सिचुएशन है, ठीक है। उसने पूछा है क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पूछा है। तो रे तो है ना, रिफ्लेक्ट हो ही नहीं रही है इस मोमेंट पे तो रे। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, फॉर अ रे इंसिडेंट एट द क्रिटिकल एंगल द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो एंगल तो रिफ्लेक्ट ही नहीं हुई है, तो यही वाली रे है ना। अगर ये ऐसे आती तो हम एंगल ऑफ, अगर इससे एंगल बढ़ जाता, मैं एक और बनाता हूँ, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता तो दिस इक्वल टू दिस हो जाता, I इक्वल टू R हो जाता। लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा है। लेकिन जो रिफ्लेक्शन एंगल हम नॉर्मल से लेते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, नॉर्मल तो ये है, तो तुम ये वाला एंगल मेजर करोगे, इजंट इट। ये दोनों हो रहे हैं
हम्म जैसे डिबेटेबल, ग्रेजिंग का मतलब वो रिफ्रैक्टेड भी बोली जा सकती है, रिफ्लेक्टेड भी बोली जा सकती है। हाँ मतलब इट्स ऑन बोथ, लाइक इट्स इन बिटवीन। तो विल से दैट रिफ्लेक्शन एंगल इज 90, रिफ्लेक्शन भी 90 है, रिफ्रैक्शन भी 90 है। क्योंकि रिफ्रैक्शन तुम इस यहां से लोगे, ये रिफ्रैक्शन है, और रिफ्लेक्शन यहां से लोगे ऐसे, बोथ 90 डिग्रीज। Second part, a ray of light of wavelength 600 nanometers incident water. The water-air interface an angle less than critical angle. The wavelength associated with the refracted rays. हम्म जिसने ये भी कहा साथ में कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन क्रिटिकल एंगल, मतलब ये वाली कोई सिचुएशन है, ये सिचुएशन है, ठीक है। और वेवलेंथ इन वाटर दे रखी है हमें, ये वाली वेवलेंथ दे रखी है। दिस वेवलेंथ इज बिन गिवन λ1, कितना है ये, 600 नैनोमीटर, और हमें λ2 पूछा है। तो क्या करना चाहिए, यू नो दैट कि जो स्पीड फ्रीक्वेंसी अनचेंज रहती है, वेवलेंथ फॉर्मूला लग फॉर्मूले से कर लो, या तो यहाँ पे ले लो स्पीड v, यहाँ पे ले लो c। हाँ हाँ, वही वही आ रहा है ना, c/μ, c/v होता है म्यू, है ना। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ इन मीडियम, c हो जाएगा f λ1, यहाँ सॉरी f λ2, यहाँ पे λ2 है, फ्रीक्वेंसी f है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, यहाँ पे λ1 हो गया। तो म्यू इज 4/3, और f कट जाएगा, λ2 मुझे फाइंड करना है, लैम्डा 600 है, 800, क्योंकि रेयर मीडियम में स्पीड भी बढ़ती है, वेवलेंथ भी बढ़ती है। तो 4/3 इंटू 600। इस क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए भी आंसर कर सकते हैं। अगर तुम्हें बताया कि रेयर मीडियम में जा रहा है वेव, तो वेवलेंथ सेम नहीं रह सकती थी, कम हो नहीं सकती थी। तो एक ही ऑप्शन सही हो सकता है, 800, मतलब विदाउट सॉल्विंग कुड हैव आंसर दिस। नेक्स्ट इंटरफेरेंस वाला हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फिर इसका चॉइस था 5 मार्कर, ड्रॉ लेबल रे डायग्राम ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप शोइंग द इमेज फॉर्मेशन एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन, वो तुम्हें पता है। डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीफाइंग, वो भी पता है। A telescope with two lenses of focal length 105 centimeter, the magnifying power when the image is formed at infinity. You know this. Next part, normal adjustment में तुम्हें मालूम है कि मैग्नीफाइंग पावर कितनी होती है, FO/FE। लेंथ ऑफ ट्यूब पूछा नहीं है, अगर पूछा होता तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में लेंथ ऑफ ट्यूब होता है FO+FE। सो मैग्नीफाइंग पावर हो जाएगी 100 डिवाइडेड बाई 5, 20। ये 5 मार्क का क्वेश्चन था, 2 मार्क का न्यूमेरिकल, 3 मार्क का अदर पार्ट। क्या हो सकता है, ये 1 मार्क का ही हो। 100/5, 20। नेक्स्ट यंग सेवल स्लिट का था, वो ने ऑलरेडी कर लिया है। हाइगन्स पे हम कर चुके हैं। CBSE 2023 का कर लो, प्लेन वेव फ्रंट प्रोपगेटिंग इन ए मीडियम, वो करो।
अच्छा ये भी तो कर किया हुआ है ना हाइगन्स में। हाँ वेव फ्रंट वो ठीक है, वो भी हो जाएगा। The next is draw a ray diagram and show the working of compound microscope. This you know. इसका सेकंड पार्ट कर लो। In a compound microscope, an object is placed at a distance of 1.5 centimeter from the length of 5 centimeter, and final image is formed at near point. Find the magnifying power of the telescope. ये कुछ इनकम्प्लीट है इसमें। इसमें दोनों लेंसेज की फोकल लेंथ देनी चाहिए थी, अदरवाइज यू कांट आंसर दिस। मैं तुम्हें बताता हूँ क्या होगा इस क्वेश्चन में। तुम्हें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है यू नॉट, ठीक है, और एफ नॉट देना चाहिए था, उससे हम वी नॉट निकाल लेंगे, ठीक है। एक पार्ट तो ये हो जाएगा यूजिंग विच फॉर्मूला 1/FO = 1/VO - 1/U। उसके बाद हमें दे रखा है डी पे इमेज बन रहा है, डी मतलब 25 सेंटीमीटर पे। हमें वीई दे रखा है, वीई इज -25 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, वापस फोकल लेंथ ऑफ आईपीस लेंस लेंगे, यूज करेंगे, और उससे यूई निकाल लेंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज करके? 1/FE = 1/VE - 1/UE से। आफ्टर फाइंडिंग यूई, उसने क्या पूछा है? हाँ, तो यूवी आ गया तो मैग्नीफाइंग पावर हमारा आ जाएगा, यूओ इंटू V/UE। बस चारों वैल्यूज पता है हमें। ये करना था इसमें, जो लेंस फोकल लेंथ मिस कर दिया इसमें। नेक्स्ट पार्ट था इसके चॉइस में, ड्रॉ अ रे डायग्राम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट इनफाइनाइट पे, लास्ट टाइम किया था। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन मैग्नीफाइंग पावर FO/FE। नॉर्मल एडजस्टमेंट में मैग्नीफाइंग पावर दे रखी है, ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस के बीच का लेंथ दे रखा है, फाइंड द फोकल लेंथ। कर लो ये वाला पार्ट। नेक्स्ट पार्ट कर लो, ये इसी पे बेस्ड है, इस फॉर्मूले पे। हाँ राइट, 2.9 = FO/FE। तो FO आ जाएगा 2.9 टाइम्स FE। और फिर सेपरेशन दे रखा है L 150, तो 150 = FO + FE यूज कर लो। नहीं जरूरत नहीं, FO नॉर्मल एडजस्टमेंट है ये। हाँ हाँ, मुझे लगता है 2.9 की जगह 29 होगा, ताकि तुम्हारा कैलकुलेशन कम हो जाए। 29 ले लो इसको। तो F हो जाएगा 29 FE + FE, तो 150 = 30 FE। तो FE आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। FE 5 सेंटीमीटर होगा तो FO निकल आएगा। FO हो जाएगा 29 टाइम्स 5। दैट इज द नॉर्मल एडजस्टमेंट। सर हाँ, सर, एक बार वो क्रिटिकल एंगल वाला वापस कौन बता सा? दो। कौन सा वाला? वो 2024 का, जिसका आंसर 90 आप बोल रहे थे। क्रिटिकल एंगल वाला? यस सर। उसमें ये था कि जब डेंसर से रेयर में जाएगी रे, और एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर है, तो दिस इज द रे जो ग्रेस करी दोनों के सरफेस के बीच में, तो उसको ना, तो ये रिफ्लेक्टेड रे भी है, रिफ्रैक्टेड रे भी है। तो अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कोई पूछता है तो ये होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, 90 होगा ये भी। और अगर कोई पूछता है व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तुम यहां से मेजर करोगे, ये भी 90 होगा। बोथ एंगल्स विल बी 90 डिग्री। ग्रेसिंग का मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोथ विल बी 90 डिग्री। ये था ना?
सर कुछ ऐसा भी तो था कि क्रिटिकल एंगल से कम होता है अच्छा, वो वो सेकंड पार्ट इंसिडेंस। न्यूमेरिकल वाला, नहीं उसमें नहीं, ये, इसी में। नहीं वो तो न्यूमेरिकल था ना फिर, कि स्पीड ऑफ वेवलेंथ अच्छा। निकालनी थी। उसमें ये था कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से छोटा है तो क्या होगा उस केस में, ये रे ऐसे रिफ्रैक्ट हो जाएगी। यहाँ पे उसने वेवलेंथ दे रखी थी, यहाँ पे वेवलेंथ पूछी थी, तो हमने उसको इस फॉर्मूले से निकाल लिया था। म्यू होता है C/V, मीडियम का, और C होता है F लैम्डा, ये λ2 है, बाय F λ1। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती रिफ्रैक्शन में, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स ओके। अनचेंज। इस फॉर्मूले से किया था वो। तो मैंने यही बताया था कि इस क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए भी कर सकते थे, बिकॉज वेवलेंथ 600 नैनोमीटर है ना तो सेम रहेगी ना कम होगी। तीन ऑप्शन, एक ऑप्शन में सेम थी, दो ऑप्शन में कम हो गई थी, एक ही ऑप्शन में ज्यादा थी, तो वही आंसर था। तो वेवलेंथ 800 आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ये भी 5 मार्कर है, हाँ। CBSE 2023, लास्ट क्वेश्चन। पैसेज वाला लग रहा है शायद ये ना। पढ़ लो। हाँ, अगर सपोज नहीं आ रहा तो पढ़ लो, फिर समझ में कुछ नया तो होता नहीं है। फर्स्ट पार्ट में, एन ऑब्जेक्ट AB इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉम्पोजिट लेंस, मतलब ये लेंस दो मटेरियल का बना हुआ है। एक ही लेंस दो अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडिसेस का बना हुआ है, एक N1 एक N2 है। तो ऑब्वियस सी बात है, दो हाफ लेंसेस हैं, दोनों की फोकल लेंथ अलग अलग होगी, दो इमेजेस बनेगी। विल बी टू डिफरेंट इमेजेस। क्या? जितने मीडियम में उतने इमेजेस बनेंगे। वर्टिकल में तो फोकल लेंथ का चेंज हो जाती है। अगर तुम लेंस को ऐसे कट करते हो, ऐसे देखो, अगर लेंस को तुमने ऐसे कट किया तो इवन ए स्मॉल, वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ लेंस विल बिहेव लाइक कंप्लीट लेंस। यहाँ पे क्या होगा, सपोज लेंस की फोकल लेंथ F है, इसको मैंने दो पार्ट में अलग अलग ब्रेक कर दिया, ऐसे। इसकी फोकल लेंथ F1, इसकी भी अलग F1 हो गई, दो अलग अलग हो गई। अब इसमें हम वाला कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा देते हैं, 1/F1 प्लस 1/F2 इक्वल टू 1/F। तो 2/F, ये तो सेम ही था, 2/F1 इक्वल टू 1/F। तो जब भी ऐसे कट करते हैं लेंस को, तो जो नया लेंस बनता है उसकी फोकल लेंथ 2 टाइम्स हो जाती है। तो व्हेन यू कट द लेंस लाइक दिस, फोकल लेंथ विल बिकम ट्वाइस। इफ यू कट इट लाइक दिस, इट विल रिमेन चेंज सेम। इसमें तो वो एक ही इमेज बनेगी। जित अगर कई सारे अगर हैं तो बहुत सारी इमेजेस बनेगी। नहीं, इनको कंबाइन किया या कैसे किया उस पर डिपेंड करता है ना। फोकल लेंथ तो डबल हो ही गया, तो वो उसका थोड़ा डिस्टेंस पे इमेज बनेगा। हाँ, वन इमेज। तो इसका पार्ट था, will the lens produce one image? No, it will produce two images, two separate images. A real image of an object formed by a convex lens is observed on screen. If the screen is removed, what will the image still be formed? Yes. हाँ, image will be still formed. थर्ड पार्ट, डबल कॉन्वेक्स लेंस इज मेड ऑफ ग्लास और रिफ्रैक्ट। डबल कॉन्वेक्स का मतलब है ये सरफेस भी कॉन्वेक्स है, ये भी सरफेस कॉन्वेक्स, इसको डबल कॉन्वेक्स, बाई कॉन्वेक्स बोलते हैं। हाँ, ये प्लेनो कॉन्वेक्स है, ये वाला। एक साइड प्लेन है, दूसरा कॉन्वेक्स है, जैसे प्लेनो कॉन्वेक्स। तो ये बाई कॉन्वेक्स लेंस है, दोनों साइड कॉन्वेक्स है इसकी। ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55 विद बोथ फेसेस ऑफ सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर रिक्वायर्ड इफ द फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर। कर लो ये क्वेश्चन, लेंस में का फॉर्मूले से होगा ये।
ये फर्स्ट सरफेस है, इसका रेडियस का कर्वेचर मेजर करने के लिए तुम इधर जाओगे तो R1 पॉजिटिव लोगे, ठीक है। ये सेकंड सरफेस है, इसका सेंटर कर्वेचर इस साइड में होगा, तो इसको मेजर करोगे तो R2 कितना आएगा, नेगेटिव आएगा। सिर्फ साइन कन्वेंशन यूज करना है, इसमें क्वेश्चन हो जाएगा। हम्म। तो इसने फोकल लेंथ दिया हुआ है ना कि 1/20, तो μ2 इज 1.55 बाई एयर 1 हो गया, 1/r हो जाएगा, r -1/-r हो जाएगा। सो दिस इज 1/20.55 into 2/r, so r will be 1.1 into 20, 22, हाँ, 22 सेंटीमीटर। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 22 सेंटीमीटर, ये आ गया। तो साइन कन्वेंशन यूज करना पड़ेगा। इसमें चॉइस भी था, टू कॉन्वेक्स lenses A and B of focal length 15 and 20, 10 respectively are placed coaxially d distance apart. A point object is kept at a distance 30 centimeters from the lens. Find D so that emergent rays emerging from B lens are parallel to its principal axis. रे डायग्राम बनाओ, सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है, लेंस फॉर्मूला यूज करो एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ वी। देखो वी क्या आ रहा है। नहीं, साइन, अच्छा। तो ऑब्जेक्ट -30 पर रखा हुआ है, तो लेंस फॉर्मूला लगा दो इस वाले लेंस के लिए, 1/f इज इक्वल टू 1/v -1/u।
तो 1/15 - 1/30 इज इक्वल टू 1/v। तो 30 एलसीएम हो गया, 2 - 1, 1/v। v की वैल्यू 30 आ गई, +30 आ गई, ठीक है। तो अब उसने ये दे रखा है कि जो फाइनल रेज हैं दे आर पैरेलल। सो फाइनल रेज पैरेलल कब होंगे? जब इस, नहीं नहीं, जब रेज इसके फोकस से आएंगी ना, जब इस रेज इसके फोकस से आएंगी, सो आफ्टर, if the rays are parallel, they converge at the focus. If the rays come from focus, they become parallel. ये तो होगा। हाँ हाँ, ठीक है, वैसे कर लो। अदरवाइज तो तुम्हारा फिर एफ के वो आ रहा होगा ना, एफ आ गया होगा ना, यू। अगर मैं इसको ऐसे कॉन्सेप्ट से नहीं करता, मैं इसके लिए फॉर्मूला लगाता हूँ। इमेज मान लो तुम्हारा इन्फिनिटी में बन रहा है वी, तो इफ आई अप्लाई द फॉर्मूला 1/∞ - 1/u, तो यू तुम्हारा वही आ जाएगा, -f आ गया, वही बात हो गई। तो मतलब, तो इसकी इमेज यहां बननी चाहिए थी, इस जगह। तो कहने का मतलब दिस शुड बी हाउ मच, 30। इसका फोकल लेंथ कितना है, 10। दैट मीन्स ये डिस्टेंस कितना आ गया, 40। तो सेपरेशन बिटवीन टू लेंसेज 40। तो अगर रे डायग्राम पूछा होता, तो तुम रे डायग्राम भी बना सकते थे। पॉइंट ऑब्जेक्ट लेके बनाना हमेशा रे डायग्राम इजी रहेगा। ये हो गया। सो दिस इज द रे डायग्राम। ऑब्जेक्ट था 30 सेंटीमीटर पे, उसने इमेज बनाई 30 सेंटीमीटर पर, और फिर वो इमेज बनी 10 सेंटीमीटर, मतलब एट द फोकस ऑफ द अदर लेंस, एंड फाइनल इमेज इज एट इन्फिनिटी पैरेलल। बाकी इसके बाद तो वो पुराने क्वेश्चन है, 2017, इतना पुराना करने का फायदा नहीं है कोई, इसको छोड़ देते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करेंगे अब? डुअल नेचर। हाँ हाँ, क्यों नहीं, है कि हाँ, है, बहुत ज़्यादा फायदा है, बिकॉज सिलेबस तो और मोरलेस सेम ही है ना, कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाएंगे। और डुअल नेचर में सबसे पहले वी शुड नो what is direct emission, thermal emission, secondary emission, and photo emission. And there's a term called work function also. We know that all metals or all conductors have large number of free electrons which are randomly moving inside the metal. And if you knock out electron from the surface of a metal, then some kind of energy is required. So energy required to knock out or knock off electron from the free surface of a metal is called work function. Energy required to knock out or knock off electron from the free surface of metal is called वर्क फंक्शन। हर मेटल का अलग अलग वर्क फंक्शन होगा, बिकॉज क्या हुआ? हम्म
नॉर्मल बना दो। तो वर्क फंक्शन इज बेसिकली फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल, लिख लेना ये। इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल। हर मटेरियल का वर्क फंक्शन अलग अलग हुआ। किसी मटेरियल से तुम इजीली नॉक ऑफ कर सकते हो इलेक्ट्रॉन, लाइक इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो मेटल्स होती हैं, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप, है ना, तो वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है, उनसे इजीली इलेक्ट्रॉन नॉकआउट किया जा सकता है, उनका वर्क फंक्शन काफ़ी कम होता है। तो वन इज डायरेक्ट एमिशन। किसी भी मेटल सरफेस से हम इलेक्ट्रॉन कैसे एमिट करवा सकते हैं? कैथोड में पढ़ा था, वैक्यूम पंप से लो प्रेशर क्रिएट करो and apply a large potential difference between the electrodes and then connect a micrometer. तो फ्री सरफेस ऑफ मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे एंड दे विल एक्सेलरेट टुवर्ड्स द एनोड। सो दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट एमिशन। कैथोड रेज जो तुमने पढ़ा था जे थॉमसन वाला, उसकी प्रॉपर्टीज भी 10th क्लास में पढ़ी थी। दे कास्ट शैडो, दे कैरी काइनेटिक एनर्जी, दे कैरी मोमेंटम। तो दीज आर नथिंग बट पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल्स ही कैथोड रेज होते हैं। तो इट्स कॉल्ड डायरेक्ट एमिशन। थर्मल एमिशन एज अ नेम सजेस्ट, अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन रिच फिलामेंट या टंगस्टन को करंट सप्लाई करके हीट करें, तो वो इतना हीट हो जाएगा कि इट विल रिलीज इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज ऑफ थर्मल एनर्जी, उनकी थर्मल एनर्जी बढ़ जाएगी। और यहाँ पे किसी मेटल सरफेस पे हम पॉजिटिव वो लगा देते हैं पोटेंशियल, हायर वैल्यू का, सो दैट इट कैन अट्रैक्ट दोज इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इलेक्ट्रॉन की बीम एक्सेलरेट होगी। So emission of electrons due to thermal energy और heat is called thermionic emission। एक्स-रेज का प्रोडक्शन ऐसे ही होता है। थर्मल एमिशन से इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करते हैं, यहाँ पे हाई एटॉमिक नंबर, हाई मास नंबर के मेटल को रखा जाता है, वो उसको हिट करता है एंड एक्स-रेज आर प्रोड्यूस। दैट इज थर्मल एमिशन। दूसरा होता है सेकेंडरी एमिशन। सेकेंडरी एमिशन क्या क्या होता है कि जो स्पीडिंग पार्टिकल्स होते हैं, दे नॉक आउट एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस। कुछ गैस मॉलिक्यूल्स तो होंगे ना, वैक्यूम से हमने इसमें क्रिएट कर दिया लो प्रेशर, फिर भी सम गैस मॉलिक्यूल्स विल बी प्रेजेंट। सो व्हेन दिस इलेक्ट्रॉन, स्पीडिंग इलेक्ट्रॉन हिट दिस मॉलिक्यूल, तो इधर डिफ्लेक्ट हो जाएगा, एट द सेम टाइम इट विल ऑल्सो नॉक आउट अनदर इलेक्ट्रॉन। सो दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी एमिशन। नॉकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम्स और मॉलिक्यूल्स बाय बम्बार्डिंग देम विद स्पीडिंग पार्टिकल्स, उनको प्रोजेक्टाइल भी कहा जाता है। दीज आर द प्रोजेक्टाइल हाई स्पीडिंग पार्टिकल्स। एंड द लास्ट वन इज फोटो एमिशन। फोटो का मतलब होता है लाइट, emission, as you know, emitting electron. So when light energy is used to eject electron from a free surface of metal, it is called photoemission. तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का वो डायग्राम, यहाँ से लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट, इनिशियली ये नेगेटिव पोटेंशियल पे होता है। So when light of suitable frequency incident, electrons are ejected and they move towards positive anode, and there'll be current in the circuit, and that's called, so this process called photoelectric effect. When light of suitable frequency is incident on a metal surface, electrons are ejected. So these electrons are called photoelectrons. The process called photoelectric effect, and the resulting current is called photoelectric current. तो ये सारा अगली क्लास में इसके और कॉन्सेप्ट करके इसके वो कर लेंगे फिर हम क्वेश्चंस। ठीक है, एंडिंग द क्लास। शनाया तुमने टेस्ट नहीं दिया? तुम लोग टेस्ट क्यों नहीं देते? जाते हो तो टेस्ट दे दिया करो। कल नहीं दूंगी। हाँ, या जेई के बाद दोगे टेस्ट? जेई के बाद ही ठीक रहेगा अभी। ठीक है, व्हाट अबाउट यू आरव, जेई दे रहे हो तुम? सेकेंड शिफ्ट दूंगा सर।
अच्छा अच्छा, ठीक है, तो फिर ऐसा कर लेते हैं। तुम्हारा प्री बोर्ड तो अभी है ना 12th को, तो प्री बोर्ड तो दे रहे हुए ना? हाँ जी सर। हाँ, तो प्री बोर्ड के बाद एक वीक छुट्टी रख लेंगे फिर, हाँ, फिजिक्स क्लास की, so that you can write your JE, and then after that I'll start the classes again, and then we'll have regular tests. तो अभी तो क्लास है वैसे अगले वीक तो, मतलब फ्राइडे तो क्लास है तुम्हारा। फ्राइडे को क्या डेट है? 9th है ना? हाँ, तो तुम्हारा ये प्री बोर्ड तो हो जाएगा तब तक, ठीक है। फ्राइडे वी हैव ए क्लास। ऑल राइट, एंडिंग द क्लास। थैंक यू सर। राइट।